नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भौतिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश पढ़ने वाले हैं। प्रकाश चैप्टर से प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, तो चलते हैं हम। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो अब कहिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? पिछले वीडियो में हम बताए थे तरंग दो तरह का होता है, एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहा जाता है? जिसके गमन के लिए, जिसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। किसी माध्यम ऐसा अर्थात ठोस, द्रव, गैस, किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं हो, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये पिछले वीडियो में क्या बताए थे? विद्युत चुंबकीय पहचानने का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग PRXY क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। P से हुआ प्रकाश, R से हुआ रेडियो और X से हुआ एक्स किरण और Y से हुआ गामा किरण। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन कौन उदाहरण हुआ? PRXY। P क्या हुआ? प्रकाश तरंग, R से हुआ रेडियो, X से हुआ एक्स किरण, Y से हो गया गामा किरण। एक शब्द याद रखना है, PRXY, प्रकाश, रेडियो, एक्स और गामा किरण। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, अर्थात इसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए P का क्या है? प्रकाश किरण। प्रकाश का तो हम जानते हैं क्या होता है, एक दृश्य प्रकाश होता है, बैगनी से लेके लाल रंग तक का जो होता है दृश्य प्रकाश, उसके नीचे बैगनी से कम वाले को पराबैगनी और लाल रंग से ऊपर वाले को अवरक्त। अर्थात क्या हुआ? प्रकाश में प्रकाश हो गया, पराबैगनी हो गया और अवरक्त हो गया। रेडियो में क्या होता है? लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। ये सब क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय। और X और Y मतलब PRXY ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि तरंग जो होता है दो तरह का होता है। यांत्रिक तरंग क्या है? एक तो अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य। जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? ऐसे ऊपर नीचे करके आगे बढ़ता है, तो जो क्या हो लंबवत दोलन करे उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, और जो क्या हो आगे पीछे चले उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि जो है वह क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग की तरह है, जिसमें क्या हो लंबवत हो वो अनुप्रस्थ, जिसमें आगे पीछे दोलन करे वह अनुदैर्ध्य कहलाता है। ये हो गया। अब प्रकाश जो क्या होता है दोहरी प्रकृति का माना जाता है। दोहरी मतलब क्या हुआ? किसी घटना में क्या है या तरंग के रूप में कार्य करता है, तरंग के रूप में, और किसी में कण के रूप में। तो प्रकाश का क्या हुआ? किसी में तरंग के रूप में कार्य करना और किसी में कण के रूप में कार्य करना क्या कहलाता है? प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या हुआ? प्रकाश का किसी में तरंग के रूप में कार्य करना, जिसमें तरंग के रूप में कार्य करता है कण की प्रवृत्ति दब जाता है, और किसी में क्या होता है कण के रूप में कार्य करता है तो उसमें तरंग की प्रकृति दब जाता है और कण की प्रकृति उभर जाता है। तो इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा जाता है। जैसे हुआ परावर्तन हुआ, वर्तन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस सब में क्या होता है तरंग के रूप में कार्य करता है
और प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ, क्रॉम्पटन प्रभाव हुआ, इस सब में कण के रूप में कार्य करता है। तो इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा जाता है। तो ये हो गया। अब तो प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश का गुण तो है, पहले एक सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। एक हो गया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। फिर दूसरा क्या है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता। निर्वात मतलब ऐसा जगह जहाँ की हवा भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसे निर्वात कहा जाता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, जिसका मान कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे पानी है, जल में इसका होता है 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या पानी में कितना होता है? इसके अपेक्षा कम होता है, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल पानी में, या 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर है कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में हो गया 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। पानी में हो गया इतना, और कांच में हो गया 2 लाख, इसमें हुआ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किसमें हुआ? निर्वात में सबसे अधिक। और क्या होता है? भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल बदलते रहता है। अब कहिएगा प्रकाश की चाल इतना ज्ञात कैसे हुआ? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। बृहस्पति ग्रह को लेके क्या हुआ था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल क्या होता है? विभिन्न माध्यम में। जैसे क्या हुआ? हवा से पानी में जाएगा तो बदल जाएगा, फिर पानी से कांच में जाएगा तो उसका मान बदलते रहता है। अब है कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है चाल और तरंग दैर्ध्य। परीक्षा में देता है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अर्थात मान लीजिए पानी से हवा में गया तो क्या क्या बदलेगा? चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। चाल और तरंग दैर्ध्य में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है प्रकाश तो चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया। फिर है सूरज से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। सूरज से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। लगभग 499 मिनट। 499 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। सूरज से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। ये पिछली बार भी परीक्षा में आया हुआ है। फिर है कि चंद्रमा से कितना लगता है? 1.28 सेकेंड लगता है।
1.28 लगता है। चंद्रमा से प्रकाश कितना लगता है? 1.28 सेकंड पृथ्वी तक आने में लगता है। ये हो गया प्रकाश के विषय में। अब हम जानते हैं कि सूरज का प्रकाश जो सफ़ेद प्रकाश होता है 7 रंग से मिलकर बना होता है। तो 7 रंग से जो बना होता है इसका खोज किसने किया था? न्यूटन ने। सूरज का जो प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना हुआ है इसकी खोज न्यूटन ने किया था। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तरंग जो हुआ, तरंग सिद्धांत दिया है हाइजेन ने। हाइजेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। न्यूटन ने क्या किया? प्रकाश का खोज किया, 7 रंगों का है। और हाइजेन ने क्या किया? इसका दिया है नियम कि यह तरंग के रूप में कार्य करता है। तो हाइजेन ने हो गया। अब एक क्या पढ़े थे? प्रकाश का दोहरी प्रवृत्ति। तो मतलब किसी में तरंग के रूप में कार्य करता है और किसी में कण के रूप में कार्य करता है। तो कण में क्या होता है? प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों के रूप में, कण के बंडल के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है कण के गुच्छे के रूप में चलता है, जिसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। फोटोन। प्रकाश किया हुआ छोटे छोटे कणों के बंडलों के रूप में चलता है। इस छोटे छोटे सूक्ष्म कण को फोटोन कहा जाता है। फोटोन क्या हुआ? प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में चलता है, इसे फोटोन कहा जाता है। अब इसमें क्या पढ़े थे कि इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? यदि किसी धातु पर कोई धातु है, इस पर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात प्रकाश पड़ता है। इस पर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग पड़ता है। किसी धातु पर क्या होता है? प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ता है अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग पड़ता है। तो इससे क्या होता है? धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यही जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तथा यह घटना जो होता है इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हुआ? यदि किसी धातु पर, यदि किसी वस्तु पर, किसी धातु हो गया, ठोस द्रव गैस जो भी हो, किसी धातु पर क्या होता है? प्रकाश अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग पड़ता है। तो इससे क्या होता है? धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। इलेक्ट्रॉन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश के चलते जो भी विद्युत उत्पन्न होता है उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? किसी धातु पर प्रकाश पड़ा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। यही जो इलेक्ट्रॉन निकला इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसे ही यहाँ पर आए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। एक तो नियम क्या हुआ? समय जैसे पड़ा, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है कि रुक के निकलेगा, तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। दूसरा है जितना अधिक तीव्रता से होगा, जितना अधिक तीव्रता का प्रकाश आएगा उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब तीव्रता के क्या होता है? समानुपाती। तीव्रता कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आ गया। अब क्या है? परीक्षा में पिछली बार आया हुआ है। तो आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नॉर्मली लोग क्या करता है? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए उसको मिला है। तो नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला है। आइंस्टीन ने क्या दिया है? एक प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है?
E बराबर एम सी स्क्वायर। सापेक्षता का सिद्धांत को हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। इसका हिंदी में समझना है, सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं या ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो इसका क्या हुआ, द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं या ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। यही है इसका आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। ई क्या हुआ, ई हो गया ऊर्जा, एम हो गया वस्तु का द्रव्यमान और सी हो गया प्रकाश का वेग। ई क्या हुआ, ऊर्जा एनर्जी, एम हो गया मास हो गया, सी हो गया प्रकाश का वेग। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है सापेक्षता का सिद्धांत। वैसे याद रखना हो भाषा में तो द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो इसको मिला है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अब है प्रकाश का क्या है, विभिन्न एक गुण होता है। तो पहले चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, एक होता है दर्पण में समतल दर्पण, समतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण क्या हुआ, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, समतल, तो जैसे है प्रकाश है आया, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अब इसमें एक दे देते हैं, बीच में लंब डाल देते हैं, अभी लंब डाल दिए। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, ये जो कोण हुआ इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण। तो इस पे क्या है, आने वाली किरण को आपतित किरण और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो बीच में यदि अभिलंब डाल दिए तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आपतन के दो नियम है, एक नियम क्या हुआ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, अर्थात यह यदि 50 डिग्री होगा तो यह भी 50 डिग्री होगा, यह यदि 80 डिग्री है तो यह भी 80 डिग्री होगा। अर्थात पहला नियम क्या हुआ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये क्लियर। दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में, एक ही समतल में होता है, इधर नहीं है, मतलब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दो नियम हुआ। अब इससे संबंधित प्रश्न आता है समतल दर्पण से संबंधित। समतल दर्पण से क्या होता है, पहला तो क्या है, इसमें वस्तु के, एक नंबर चलिए, वस्तु के बराबर काल्पनिक और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में पहला क्या हो, बराबर बनता है, काल्पनिक या आभासी बनता है और पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या हुआ, पहला में समतल दर्पण में बराबर, काल्पनिक और पार्श्व उल्टा बनता है। दर्पण के बीच में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब भी पढ़ेंगे आगे, काल्पनिक और वास्तविक जो होता है ये हो गया। दूसरा है
जितना दूर वस्तु है उतना दूर ही प्रतिबिंब बनता है। यदि मान लीजिए दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है वस्तु है तो प्रतिबिंब क्या होगा 5 सेंटीमीटर, और दर्पण से 5 मीटर दूर वस्तु रखा है तो 5 मीटर दूर ही प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया। फिर आगे क्या है, समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए उसका कितना होना चाहिए, आधी होना चाहिए। दर्पण जो होना चाहिए वस्तु की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि है कि आपका पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो कम से कम दर्पण कितना होना चाहिए, वस्तु की आधी लंबाई की होना चाहिए। कोई 1 मीटर का है तो उसका आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा। दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। और दूसरा ये क्या है, यदि इसको थीटा से घुमाते हैं, थीटा से घुमाते हैं, यदि दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाते हैं, दर्पण ऐसे है ऐसे किए तो प्रतिबिंब क्या हुआ 2 थीटा, मतलब उसके 2 गुना से घूमेगा। यदि दर्पण को हम थीटा से घुमाए हैं तो प्रतिबिंब क्या हुआ 2 थीटा से घूमेगा, 2 थीटा से घूमेगा। परीक्षा में देता है यदि दर्पण को थीटा से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब कितना किधर से घूमेगा, उसके 2 गुना से घूमेगा। यदि कोई वस्तु है दर्पण की ओर भी वेग से जा रहा है तो प्रतिबिंब उसका क्या होगा 2 वेग, मतलब इधर से हम जा रहे हैं तो उधर से वो भी आ रहा है तो क्या होगा 2 गुना की दर से मालूम पड़ेगा। यदि है कि इधर से भी वेग से जा रहा है तो उधर से प्रतिबिंब क्या होगा 2 भी वेग से वस्तु की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये हुआ। अब दर्पण से संबंधित होता है इसका जो बनता है एक होता है प्रतिबिंब। 2 दर्पण को आपस में रखते हैं, 2 दर्पण को आपस में सटा के रखते हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो क्या होता है, इसमें 4 कंडीशन होता है। तो 360 थीटा मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री का बनता है। जानते हैं वृत्त पर 360 डिग्री का कौन बनता है। तो अब है कि जितना डिग्री पर रखा हुआ है, मान लीजिए 90 डिग्री पर रखा हुआ है 2, एक ऐसे है एक ऐसे दर्पण रखा हुआ है, तो 90 डिग्री पर रखा हुआ है 2 दर्पण है, तो उसमें क्या करेंगे 360 थीटा मतलब 90 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें देखना है यदि है कि प्रतिबिंब की संख्या सम में आया, सम संख्या और विषम संख्या होता है, प्रतिबिंब की संख्या सम में आएगा तो उसमें क्या करेंगे θ/360 -1 मतलब 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 - 1 बराबर 3 होगा। ये याद रखना है यदि सम में आए, सम में आ रहा है, सम में आएगा, यदि प्रतिबिंब की संख्या सम में आएगा तो उसमें क्या करेंगे -1 कर देंगे तो 4 - 1 तो 3 निकल गया। पहला कंडीशन ये हुआ कि यदि सम में आएगा तो उसमें 1 घटा देंगे, क्लियर। 360/θ -1 हो गया। तो अब ये परीक्षा में देता है यदि दर्पण समकोण पे हो, समकोण मतलब 90 डिग्री हो, तो उस पर कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो कितना बनेगा 90 से दिया है तो 3 प्रतिबिंब देता है। परीक्षा में बार बार आता ही रहता है। यदि 2 समतल दर्पण क्या हो 90 डिग्री पर हो, समकोण पर हो, तो उससे कितना प्रतिबिंब बन रहा है 360/90 -1 3 प्रतिबिंब बनेगा। अब दूसरा है, यदि है मान लीजिए 40 डिग्री पर है, 360/θ की जगह 40